फोरलेन ब्रिज का औचक निरीक्षण, सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। सीएम के साथ में तमाम अधिकारी मौजूद। पंकज मिश्रा बने जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता, चैंबर के सदस्यों ने किया अभिनंदन समारोह। साहिबगंज जिले को विकसित करने की कही बात। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दिया इस्तीफा, फेसबुक लाइव आकर बीजेपी से दिया इस्तीफा। कहा, मुझे बिहार और बिहारियों के लिए लड़ना है। साहिबगंज में अवैध हथियार लेकर घूम रहा युवक, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। डबल बैरल बंदूक के साथ युवक गिरफ्तार। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट में डूबे दो दोस्तों ने के शव को किए गए बरामद। घटना के बाद में इलाके में शोक की लहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर वैशाली से है, जहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार गांधी सेतु के समांतर बन रहे 4 लेन ब्रिज का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पटना से गांधी सेतु होते हुए सीएम का काफिला हाजीपुर पहुंचा है और इस दौरान पटना और वैशाली जिले के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि सीएम अधिक देर तक नहीं रुके, 10 से 15 मिनट के अंदर ही वापस पटना के लिए निकल गए। मौके पर मंत्री विजय चौधरी भी उपस्थित थे। जेएमएम के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा को पार्टी ने अपना केंद्रीय प्रवक्ता बनाया है। इसे लेकर जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ में ईस्टर्न झारखंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों में खुशी की लहर है। पंकज मिश्रा को केंद्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर चैंबर के सदस्यों ने अभिनंदन समारोह आयोजित कर उनका भव्य स्वागत किया है और इस मौके पर पंकज मिश्रा की धर्मपत्नी भी मौजूद रही। अपने संबोधन में पंकज मिश्रा ने कहा कि आने वाले 2-3 सालों में साहिबगंज जिला झारखंड का सबसे विकसित जिला होगा। आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे अपने घर में सम्मानित करने का मौका मिला। मैं इसे सम्मान नहीं समझता हूं, बल्कि मुझे आज अपने घर में मुझे और कार्य करने का बोझ प्राप्त हुआ। आप जितनी चुनौतियां मुझे दीजिएगा, आप जितना बोझ मुझे दीजिएगा, मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोलता हूं कि पाई करके शायद उनकी जनता का भी पूछा नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी वर्तमान में दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक मीडिया से वार्तालाप करते हुए सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की संजीवनी सेवा कुटीर पर अपना बयान दिया है। इसे लेकर हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने सदर विधायक प्रदीप प्रसाद से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जो कम समय में बेहतर फैशन डिजाइनर के रूप में उभरी है। जी बिल्कुल, तन्विका खंडेलवाल वरिष्ठ समाजसेवी राहुल खंडेलवाल के भाई रवि खंडेलवाल की सुपुत्री आज हमारे साथ है। तन्विका जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। कैसा रहा ये सफर आपका? शुरू में बहुत मुश्किलें आई, पर धीरे धीरे मैं अपने प्लानिंग के अनुसार मैं सारा काम करते आई हूँ और आगे भी करते आऊंगी। तो शुरू में मुश्किलें आई और बाकी अभी सही चल रहा है। मैम, जब आप इस स्टेप को टचअप किए, स्टार्टिंग में बहुत सा अड़चने आपको आई होंगी, कैसा रहा था? स्टार्टिंग में मैंने डिजाइनिंग से शुरू किया अपना। मैं डिजाइन भी करती हूँ, मैं पैटर्न मेकिंग भी बनाती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ जो एक डिजाइनर को करनी चाहिए। मैं फैब्रिक भी, जो मैं अपना लेबल खोली हूँ, लेबल तन्विका खंडेलवाल। के हजारीबाग की बात करो और आज हम बात करने जा रहे हैं विधायक प्रदीप प्रसाद से। बात करने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि विगत कुछ महीने पहले शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में विधायक प्रदीप प्रसाद के अथक प्रयास से संजीवनी सेवा कुटीर लगाया गया था, लेकिन काले बादल
लगातार मंडराते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की नजर निगाहें उस पर लगातार रहती है। आपको ये भी मैं बताते चलूं कि विगत दिनों में एक फरमान भी जारी हुआ था उसे हटाने का, लेकिन शुक्रवार की देर शाम स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि अब क्या कुछ कहते हैं विधायक प्रदीप प्रसाद। प्रदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत व अभिनंदन प्लस न्यूज की पूरी टीम। आज के बयान के बाद क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत अफसोस लगता है उस व्यक्ति का काउंटर करना, जो व्यक्ति का कोई बात सही नहीं होता, कोई सर से लेके पांव तक सिर्फ झूठी बोलने का काम करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है उसको, उनको सुधार करनी चाहिए था। कैसे सेवा कुटीर अच्छा चले। अभी इंक्रोचमेंट का केस चला रहे हैं सेवा कुटीर पे, मैं हटा लूंगी, उनकी सरकार है, कोई ये नहीं, मैं हटा लूंगा। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए रोज करीब 50-60 आदमी उस सेवा कुटीर रखने से उससे प्रभावित होंगे, लोगों की जान चली जाएगी। लोग स्ट्रेचर पे तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई उनको उठा के ले जाने वाला वार्ड बॉय नहीं होता, नर्सेज नहीं होता। और सरकारी अस्पताल में सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों का जलाल मंडराते रहते हैं, जो पेशेंट को उठा के ले जाते हैं, जिन पे रोकथाम किया। मोटी रकम दी गई सेवा कुटीर को हटाने के लिए, ये भी चर्चा में सुनने में आ रहा। मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मोटी रकम यहां से लेके गए हैं और उन्हें हटाने का कर रहे हैं। 8 विधायक थे, 2 सांसद थे, सारे जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को वहां बुलाया गया था, सारे लोग आए थे और उनके ये से हुआ था और अच्छा से चल रहा। आज तक सिंगल कोई प्रदीप प्रसाद और उसके टीम पे नहीं किया जा सकता, इल्जाम नहीं लगाया आज तक कि सदर अस्पताल में कोई हो रही। ब्लड की दोने की बात हो, इमरजेंसी दवाई देने की बात हो, अपने निजी खर्चे से लोगों को डेड बॉडी ले जाने का बात हो, हॉस्पिटल ले जाने का बात हो, तरह तरह का बात हो, दलालों को वहां से भगाने का बात हो, और उन बच्चों पे इल्जाम लगाए। दिल को चोट कर रहा है, जो बच्चे पढ़े लिखे अच्छे घर के बच्चे हैं। जो जिस तरीके से परसों देर रात से महिला डिलीवरी महिला की बात से ये मामला पकड़ा है, और वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया है कि संजीवनी सेवा कुटीर के अंदर गांजा, चरस, इस तरीके का सेवन किया जाता है। तो किस एंगल से और किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बहुत तकलीफ हुआ इस बात का, इतना बड़ा आरोप लगाया गया, उससे काफी तकलीफ हुआ उन बच्चों को जो निस्वार्थ रूप से सेवा दे रहे हैं, उन लोगों को जो निस्वार्थ रूप से ब्लड दे रहे हैं, जो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, रात दिन अपनी सेवा कर रहे हैं। अच्छे घर से पढ़े हुए लिखे बच्चे, कोई कोलंबस कॉलेज का, कोई जेबीआर का, कोई अच्छे अच्छे घराने से बच्चे निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं। उनके दिल पे क्या हो? आप किन्हीं को चोर बना देंगे, किसी को नशेड़ी बना देंगे, जो दूर दूर तक नशा का एबीसीडी नहीं जाता, वैसे सारे लोग हैं। आप लोग भी मीडिया वाले लोग हैं, कभी आप लोग को सुनने को मिला क्या? किसी को देखने सिर्फ मिला तो वाहवाह ही मिला उसमें। एक सिंगल आदमी है जो आज इल्जाम लगा रहा है। वो कोई यूक्रेन से नहीं पढ़ा हुआ यार, सब जेबीएस कॉलेज से पढ़ा हुआ, सब अच्छे घर से लोग हैं, कोई फर्जी आदमी नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि झारखंड सरकार उनकी है और लगातार काले देखिए, आने वाले दिन में जनता जवाब देगी, यहाँ का जनता तो जवाब देगी, ऊपर वाला भी जवाब देगा। श्राप लगेगा, हाई लगेगा, उन गरीबों की बददुआ लगेगी। अगर ऊपर वाला सही में अगर है तो उनको बददुआ लगेगा। संजीवनी सेवा कुटीर हटा लिया जाएगा। अब सरकार में कुछ भी कर सकते हो। कैसा इंक्रोचमेंट हुआ, ईटा पत्थर बालू क्या लगाया गया उसमें? वो तो मूवमेंट करने वाला, हम छाता लगाएंगे, बैठेंगे, हम जैसे भी होगा सेवा करेंगे। अपने कार्यालय से भी करते थे, वहां से करेंगे। मैंने उनसे रिम्स में भी जगह मांगा था। और एक चीज बताएं, हर विधायक को, जनप्रतिनिधि को अंचल में भी जगह मिलता है, कार्यालय होता है। हम विधानसभा में रखेंगे, सारे विधायक रखेंगे कि सदर अस्पताल में भी कार्यालय दिया जाए। कि इतना लूट खसोट और ये जो लोग मनमानी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, लोगों का जान ले रहे हैं। अभी बताएंगे जो दवाइयां इनके काल में आई, वो दवाइयां इफेक्टिव नहीं है। दवा पर भी उंगली उठाएंगे। एक आदमी को सांप काटा, 45 भाई लगा एंटीवेनम। ऐसा काम होता था। अब बाहर से 3 भाई खरीद के दिए, उसका जान बच गया, ठीक हो गया। तो इस तरह का काम इस सदर अस्पताल में हो रहा है, ऊपर से नीचे स्वास्थ्य व्यवस्था। मंत्री जी ने छेड़खानी का आरोप भी लगाया है। आप प्रूव करें, मंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सरकार है, वो डॉक्टर से कुछ भी करा सकते हैं। वो एक प्रूफ तो करके दिखाए कि यहाँ इस तरह का कुछ घटना घटा है। वो बलात्कार का भी उपयोग कर सकते हैं, उस नीचे स्तर तक गिरे हुए। शर्म नहीं लग रहा उन बच्चों को देख के जिनके ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं? आगे क्या करें? उनकी सरकार है, जो बुझाई करे, जनता जवाब देगी। आप देखेंगे हजारीबाग की जनता में कितना आक्रोश होगी। वो एक धर्म का नेता बनना चाहता है कि मुस्लिम का नेता है, मुस्लिम का नेता है, लोग भी उसको जवाब देंगे। आप देख लीजिएगा, ये चीज आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अब देखना लाजमी हो, चूंकि जिस तरीके से काले बादल मंडरा रहे हैं संजीवनी सेवा कुटीर में, क्या आगे सेवा दे पाएगा या नहीं? अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग।
राजधानी रांची के चौक चौराहा में एक बार फिर से बैनर का स्टंट झारखंड की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक स्लोगन के साथ में राजधानी रांची के चौक पर बैनर लगाए गए हैं। इस बैनर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की लोकप्रिय सरकार है। वैसे तो झारखंड में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं अन्य घटक दलों के साथ में बनी और मिलीजुली सरकार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बैनर के माध्यम से अपनी पार्टी की लोकप्रिय सरकार होने की बात कह रही है, जिसे लेकर राजनीतिक टिप्पणियां भी देखी जा रही हैं। इसी बैनर से क्या स्पष्ट हो रहा है, ये राज्य की जनता के लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इस राज्य में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। मुद्दा यह है कि जो 17 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, उस कुशासन को हमने खत्म करने की दिशा में सकारात्मक रूप से महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर अपना बैनर लगाता हो तो वो बैनर उसका है और स्वाभाविक तौर पे वो उसकी भावना है। हम तो ये कह रहे हैं कि यही तो डेमोक्रेसी है। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यही लोकतंत्र है। लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कल हम भी अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये राज्य के लिए मुद्दा नहीं है कि कौन क्या बैनर लगाए। हम लोगों ने भी देखा है, क्योंकि वो दिखाने के लिए ही लगा है, तो स्वाभाविक है। अब प्रमुख मार्गों पर लगेगा तो स्वाभाविक है कि कोई भी देखेगा, और हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो गुरूर आया, इन लोग बड़ा लंबे समय से बोलते थे कि कल्पना जी आई तो एक हम लोगों को बहुत लाभ मिला। तो एक महिला नेत्री को तो पहले इन्होंने छोड़ दिया। ये गुरुजी और हेमंत जी और बसंत जी में ही रह गए। एक तो इन्होंने अपने महिला नेत्री का सम्मान बढ़ाना उचित नहीं समझा। कल्पना जी का भी जोड़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अब कल्पना जी के कारण क्या है, कल्पना की उड़ान है, ये भी लिख सकते थे। तो शायद इन लोगों से मिस्टेक हो गया। कल्पना जी का हाँ, लेकिन कल्पना जी का वो नारेबाजी में, नारे में उन लोग नहीं जोड़ सके। पता नहीं शब्द नहीं बैठा होगा कुछ। और गुरूर किस बात का गुरूर? क्या आदिवासी बच्चियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं सामूहिक? क्या इसका गुरूर है इस राज्य को? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी करी है। तो अब ये चुनाव आयोग यही संदेश देंगे कि बिहार की स्थिति बदले, बेहतरी के लिए बदले, बिहार में बदलाव हो, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो, नीचे करो और आने वाले समय में बिहार में जो गरीबी, जो शिक्षा, जो भ्रष्टाचार है, इसका अंत हो। मां की कृपा से बिहार भी देश के अग्रणी और विकसित राज्यों में शामिल हो, जहां भी लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो। इसी कामना से यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में धांधली में, बिहार में भी होने वाले चुनाव में हो सकता है। इसको किस देखिए, मंदिर परिषद में कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। जो उन्होंने बयान दिया है वो विपक्ष के लोग कई समय से, पिछले कई वर्षों से विपक्ष के लोगों ने अलग अलग समय पर यह आशंका जाहिर की है। 2-3 दिन पहले अभी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक अपनी सोच या उन्होंने जो पाया, उनके दल ने जो पाया, उसके हिसाब से एक जानकारी को जनता के बीच में रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस चूंकि यहाँ मुख्य विपक्षी दल है देश के स्तर पर, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अगर चुनाव की प्रक्रिया पर लिखित में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है तो चुनाव आयोग और उससे संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि जनता के किसी भी वर्ग में ये आशंका न रहे, चुनाव की पारदर्शिता, उसकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर इसकी घोषणा की है और आपको यह भी बता दें कि 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप ने बीजेपी की सदस्यता ली। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं अपने गांव चनपटिया गया था और वहां पर लोगों से बात की। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया और मुझे बिहार और बिहारियों के लिए लड़ना है। भाजपा में नहीं हूं
और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूं। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूं जब पार्टी में था तो भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रह के इन सब चीजों को जो है मजबूती के साथ जो है नहीं उठा पाऊंगा, अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है। तन्विका खंडेलवाल आज फैशन जगत में एक उभरता हुआ नाम बनती जा रही हैं। उनका सफर एक छोटे शहर से शुरू होकर कोलकाता और फिर मुंबई जैसे महानगरों तक पहुंचा, जहां उन्होंने अपने सपने को आकार दिया है। उन्होंने 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद में फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया और यही निर्णय उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। तन्विका ने डिजाइन की मूलभूत समझ कोलकाता में रहते हुए प्राप्त की है और जहां उन्होंने फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन की बारीकियों को समझा है और इसके बाद उन्होंने मुंबई की एक प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनिंग संस्था से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और यहां उन्होंने न केवल डिजाइनिंग के तकनीकी पहलुओं को सीखा बल्कि अपने भीतर छुपी रचनात्मकता को भी जो है निखारा है। तन्विका की डिजाइनिंग की खासियत यह भी है कि वो पोशाक को एक कहानी की तरह गढ़ती हैं। वो खुद फैब्रिक्स का चयन करती हैं, बारीकी से बारीक डिटेल पर विशेष ध्यान देती हैं और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने तन्विका खंडेलवाल से खास बातचीत की। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जो कम समय में एक बेहतर फैशन डिजाइनर के रूप में उभरी है। जी बिल्कुल, तन्विका खंडेलवाल वरिष्ठ समाजसेवी राहुल खंडेलवाल के भाई रवि खंडेलवाल की सुपुत्री आज हमारे साथ है। तन्विका जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बताइए, कैसा रहा ये सफर आपका? शुरू में बहुत मुश्किलें आई, पर धीरे धीरे मैं अपने प्लानिंग के अनुसार मैं सारा काम करते आई हूँ और आगे भी करते आऊंगी। तो शुरू में मुश्किलें आई और बाकी अभी सही चल रहा है। मैम, जब आप इस स्टेप को टचअप किए, स्टार्टिंग में बहुत सा अड़चने आपको आई होंगी, कैसा रहा था? स्टार्टिंग में मैंने डिजाइनिंग से शुरू किया अपना। मैं डिजाइन भी करती हूँ, मैं पैटर्न मेकिंग भी बनाती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ जो एक डिजाइनर को करनी चाहिए। मैं फैब्रिक भी जो मैं अपना लेबल खोली हूँ, लेबल तन्विका खंडेलवाल। स्टार्टिंग मैं सारा फैब्रिक भी खुद सोर्स करती हूँ, डाई भी कलर लाइन के अनुसार मैं डाई वगैरह सब कराती हूँ। फिर डिजाइनिंग करती हूँ, फिर कारीगर से पूरा लग के काम कराती हूँ कि कुछ 19-20 नहीं होना चाहिए, कुछ खराब होना नहीं चाहिए। फिर प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है और फिर मेरे पास वो रेडी होकर आता है। ये तमाम चीजें जो है आप बारीकी से देखती हैं, हर चीजों पे नजर रखती है, कहाँ से सीखा ये? मैं अपना डिजाइनिंग मैं बचपन से करते आई हूँ। मुझे स्केचिंग ड्राइंग्स का बहुत शौक है। फिर मैं आफ्टर 12th में कोलकाता गई, INIFD कोलकाता से मैंने अपना डिग्री कोर्स हासिल किया। उसके बाद मैं मुंबई गई अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने। मैंने मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से किया। वहां से मुझे इच्छा जगी, वहां पे मेरी कोर्स ही थी टेक्सटाइल मैनेजमेंट। टेक्सटाइल को बारीकी से मैंने पढ़ा, उसके बारे में जाना, एम्ब्रॉयडरी कैसे होता है, कारीगर से कैसे काम किया जाता है, खाका कैसे रेडी होता है, सारा चीज मैं मुंबई जाके सीखी और वहां से मुझे अपना ये पैशन अपना मैं शुरू किया। मैम, एक सवाल है, सैटेलाइट टाउन में आपने सीखा और एक छोटे से शहर से शुरुआत आपने, ऐसा अजब सा फील नहीं होता आपके मन में, यार पढ़ाई मैंने सैटेलाइट टाउन में की और एक छोटे से शहर से शुरुआत की? क्या ऐसा इस तरीके से इस शहर में मिल पाएगा क्या जो आप चाहते हो? मेरा हमें बचपन से था कि मैं अगर अपना कुछ बिजनेस करूं तो मैं अपने होम टाउन से करूं, क्योंकि बाहर बड़े शहरों में हर कुछ अवेलेबल है। मैं चाहती हूँ मेरे होम टाउन में क्वालिटी अच्छा मिले और प्राइस रीजनेबल हो, तो लोगों तक वो चीज पहुंचे और मैं उनके हिसाब से उनके लिए काम कर पाऊँ जैसा वो। एक अंतिम सवाल, आपके ही उम्र की बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं या कोई अगर गृहिणी की बात करूं, महिलाएं की कला है लेकिन वो निखा नहीं सकती,
क्या कुछ कारण है इसके बीच? उन घर की रुकावटें में भी, या उन्हें घर के कामों से नहीं मिल पा रहा है वक्त। पर मेरा ये कहना है कि आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप घर, अगर आपका फूड कुकिंग में एक शौक है तो आप घर बैठे भी अपना उस चीज को निखार सकते हैं। जैसे मैंने अपना घर पे स्टूडियो रन कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर से ही कुछ करना चाह रही थी और लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी अपना चीज। वैसे लोग जिनमें कला है लेकिन वो निखार नहीं पा रहे, वैसे लोगों से क्या कुछ कहेंगे? कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और अपने ऊपर काम करिए और आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप में कला है तो कला को निखारना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए जा रहे हेलमेट चेकिंग अभियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने जो टाटा स्टील के कर्मचारियों को सिद्धगोड़ा के 28 नंबर रोड खटाल के निकट रोका, जहां पर प्रदीप न्यू बारीडी में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस का जवान ने उनकी बाइक की चाबी छीनने का प्रयास किया है। बाइक की चाबी जब जवान नहीं छीन सका तो उसने सिर पर हेलमेट को उतार लिया। और वैसे साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली कि जिरबाबाड़ी थाना क्षेत्र के लोहंडा बंद प्रेशर के पास में एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया कि सूचना के बाद गठित एक टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोती चौकी कुटहरी निवासी युवक मनेश्वर मंडल पिता काशी मंडल को एक देसी डबल बैरल बंदूक के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। 7/6/2025 को पुलिस अधीक्षक साहेबगंज को गुप्त सूचना मिली कि लोहंडा स्थित बंद क्रशर के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूमते देखा गया है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किए और गठित टीम तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बंद प्रेशर के आसपास घूमते पकड़ा गया। जमशेदपुर के परसुडी में लगातार 2 दिनों में 2 महिलाओं से छिनतई का मामला सामने आया। पहला मामला चांदनी चौक निवासी कनिका गोप का है, जो कि अपने घर से बाजार जा रही थी और इस दौरान बाइक सवार 2 युवक उनका मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। वारदात के दौरान महिला सड़क पर गिर पड़ी। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आते आपका हाथ में बैग था, 3 लड़का बाइक में था और बैग हाथ से छीन के लेके गया। मोबाइल था, 10,000 रुपये बैग में था और आपका ATM कार्ड था और कागज पत्र था। तो वो दौरान हम गिर गए। अच्छा, तो बाइक किस कलर का था? निकल गया। किस तरह का बाइक था? बाइक ब्लैक कलर का था। कितना लड़का था उसमें? जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट में डूबे दोनों दोस्तों के शव को बरामद कर लिया गया। शनिवार के शाम हुई इस घटना के बाद से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाशी अभियान में जुटी थी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शव को बरामद किया गया है। शव की पहचान शुभम के रूप में हुई है। गोंडा के सुंदर पहाड़ी में नाबालिग आदिवासी के साथ में गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया ये भी जा रहा है कि कुल 10 लड़कों ने गैंगरेप किया है। इससे लेकर गांव में पंचायती भी हुई और इस बीच में पुलिस को सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही। घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि नाबालिग फुआ के घर पर शादी में शामिल होने के लिए गई थी। क्या हुआ है? जो रेप हुआ है गांव खेड़े में, जो शादी घर में हुआ था। शादी घर में? हाँ, देखने के लिए। आपका नाम क्या हो गया? मदन मुर्मू। लड़की आपका कौन लगेगा? लड़की मेरा बेटी ही लगेगा। आपका बेटी यानी भतीजी है? हाँ, मेरा बड़ा भाई का बेटी है। बड़ा भाई का बेटी है? हाँ। बड़ा भाई तो आपका नहीं है? नहीं। तो लड़की शादी घर गया था? हाँ, देखने के लिए। मेरा बहन गया था जुलू में, जो शादी घर में। शादी घर? हाँ, मेरा फुआ के घर में। हाँ। तो जोलो? हाँ। सारण जिला के अमनौर थाना अंतर्गत ग्राम ग्रासपट्टी में मोतीलाल महतो को उनके घर में ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची अमनौर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की मामले की जांच लगातार जारी है।
समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितबारपुर चौथ गांव में बकरीद के मौके पर दिल्ली से घर लौटे युवक को बड़े भाई ने घर में घुसने नहीं दिया। जब वो चाचा के यहां पर जाकर रुका तो उसके भाई और भतीजे वहां पर पहुंच गए, उस पर चाकू से हमला की। मारपीट की घटना में दूसरे पक्ष से भी प्रिंस नामक युवक जख्मी हुआ है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि घटना के पीछे पुश्तैनी जमीन का विवाद है। जमीनी विवाद हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा है। मेरी जमीन है, इसका कंप्लेन हमारे फादर ने थाना में भी 28 तारीख को किया है, 28 मई को। कौन से थाने में? नगर थाने में। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम आचू में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। अंचल कार्यालय के आदेश के बाद में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर ग्राम आचू में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए खाता संख्या 1 और प्लॉट नंबर के तहत में आपको बताते चले कि रकबा कर जो है कुल एकड़ भूमि आवंटित की गई थी और बैठक में अंचल कार्यालय के द्वारा संबंधित सभी भूमि का मूल्य जो है वो परवाना, ट्रस्ट नक्शा और साथ ही आघातन लगान रसीद के साथ में उपस्थित थे। एकलव्य विद्यालय सैंक्शन हुआ है, उसको बनाना है। तो बनाने के क्रम में आंचू ग्राम के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया कि उस भूमि पर हम लोग का बंदोबस्ती किया गया है। तो इसको लेकर के हमने 2 बार ग्राम सभा भी किया और ग्रामीणों से मैंने बोला कि भाई जिनका उस प्लॉट पे बंदोबस्ती हुई है अपना कागजात के साथ कार्यालय में जमा करें या फिर सामने लेके आए। हम आवासीय मॉडल स्कूल के लिए उसके संबंधी हम लोग विरोध कर रहे हैं। स्कूल का विरोधी हम लोग नहीं कर रहे हैं कि जिस जमीन पर स्कूल बन रहा है उस जमीन में हम लोग को बंदोबस्त मिल चुका है बहुत पहले। ये हम लोग विरोध कर रहे हैं कि स्कूल जो यहाँ बन रहे हैं हम लोग नहीं चाह रहे हैं यहाँ बनने के लिए। जैसे हम लोग का रहने के लिए घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा घर में रह के हम लोग कुछ भी मतलब कुली मुजरी काम करके हम लोग बड़े बच्चे सबको पाल पोस रहे हैं और यहाँ मतलब हम लोग का जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो स्कूल बन रहा है स्कूल का बदली हम लोग को थोड़ा थोड़ा जगह दे के वहाँ घर बनाने के लिए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।